बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस को समझेंगे इस वीडियो में। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है? ये एक सेट होता है। इस सेट में हमारे पास क्या होते हैं? इस सेट में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। मान लो v1, v2, v3, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। तो किस सेट को बेसिस बोलेंगे? अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन है कि ये जो सेट होना चाहिए अपने पास, वो सेट अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो सेट है, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ, ये जो बी, इस सेट का नाम हम बी दे देते हैं, ज्यादा बेटर है। लीनियर स्पैन ऑफ जो बी है वो अपने पास पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंस हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में कि लीनियरली इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि अगर हमने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल किया, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल किया, ये लैंग्वेज समझा करूं। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल किया तो कोफिशिएंट सारे के सारे जीरो आ जाएं फॉर ऑल आई, तो हम कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकंड, अब इस चीज को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ बी, वो वेक्टर स्पेस पूरा आना चाहिए। इसका मतलब इजी लैंग्वेज में ये है कि अगर आप वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर पिक कर लो तो उस वेक्टर को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको। तो इसका मतलब ये है कि इफ वी पिक एनी वेक्टर, इफ वी पिक एनी वेक्टर फ्रॉम वेक्टर स्पेस, फ्रॉम वेक्टर स्पेस, अगर हम वेक्टर स्पेस से कोई भी वेक्टर पिक करें एंड वी आर एबल टू राइट, and we are able to write it as linear combination of vectors of b, vectors of b। अगर हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकें, देन ये जो बी है अपने पास, ये हम बोलेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ बी पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस। इन शॉर्ट, बेसिस को हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि बेसिस एक मैक्सिमल सेट है। बेसिस क्या है? एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, which can generate any vector of the vector space, which can generate any vector of the vector space। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम बेसिस की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे ट्रिवियल एग्जाम्पल अपने पास, कम से कम आपको इसमें 10 एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, मिनिमम 10 एग्जाम्पल हर एक का बेसिस। जैसे आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर का बड़ा स्टैंडर्ड सा बेसिस ये है 1001, ये बहुत स्टैंडर्ड बेसिस है आर स्क्वेयर का। हम इसमें कैसे करेंगे? हम इसमें करेंगे कि सबसे पहली चीज है कि ये जो सेट है आर स्क्वेयर का जो बेसिस है, इसे हम लिख लेते हैं बी इक्वल टू, बी इक्वल टू, ये जो बी है ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हमने आर स्क्वेयर का कोई भी वेक्टर ले लिया एक्स वाई, अब हमें एक्स वाई को किसकी फॉर्म में लिखना है? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे इस चीज को, तो अपने पास क्या आएगा? एक्स कोमा वाई इक्वल टू C1 कोमा 0 प्लस 0 कोमा C2। तो ये अपने पास क्या आएगा? C1 कोमा C2 इक्वल टू एक्स कोमा वाई। जब कंपेयर करेंगे तो C1 की वैल्यू x आ गई, C2 की वैल्यू y आ गई। तो हम यहाँ पे C1 की वैल्यू x पुट कर देंगे, C2 की वैल्यू y पुट कर देंगे। तो x कोमा वाई किसके इक्वल आ गया? x इंटू 1 कोमा 0 प्लस y इंटू 0 कोमा 1 आ गया अपने पास। तो मतलब कि ये अपने पास बेसिस बन गया। ये सेट जो है, सबसे पहले तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है
उसके बाद अगर आप कोई भी वेक्टर बोलो, मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्वेश्चन एराइज होते हैं कि क्या बेसिस यूनिक होते हैं। क्वेश्चन है कि क्या जो बेसिस है वो यूनिक होते हैं, तो आंसर है नो, बेसिस यूनिक नहीं होता। अगर मैंने एक और सेट मान लो बना लिया, 1 2 और मान लो 4 5 बना लिया, कैलकुलेशन लेंथी होगी नो डाउट। 1 2 4 5 बना लिया। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो C1 1 2 प्लस C2 4 5 इक्वल टू 0 0। इसे हम लिखेंगे C1 प्लस 4C2 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 0, 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0। अब आप कोफिशिएंट्स को सेम बना के इसे काट दो, तो C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, C1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जैसे ही C1 और C2 0 आए, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि कोई भी वेक्टर लिया, अगर हमने सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई भी वेक्टर लिया एक्स वाई, उसे इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख लो, ए लिख लो, यहाँ पे C1 लिख लो, C2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, A12 B4 5 इस फॉर्म में लिख लिया हमने। तो x y क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा A 2A 4B 5B बनेगा। तो x y क्या बनेगा अपने पास, A प्लस 4B 2A प्लस 5B बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4B x के इक्वल और 2A प्लस 5B y के इक्वल लिखेंगे हम। अब क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कोफिशिएंट कैंसिल हो जाए। तो अपने पास क्या बनेगा, 2A प्लस 8B इक्वल टू 2x, और यहाँ पे क्या बनेगा 2A प्लस 5B इक्वल टू y। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x माइनस वाई अपॉन 3 आ जाएगी। b की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, a प्लस 4/3 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू x। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 8/3x प्लस 4/3y। अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो अपने पास बनेगा -5x प्लस 4y अपॉन 3, ये बनेगा। तो अपने पास b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। a और b दोनों हमने यहाँ पे पुट कर देने हैं, a और b दोनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि x y किसके इक्वल आ गया, -5x प्लस 4y अपॉन 3 1 2 प्लस 2x माइनस वाई अपॉन 3 4 5। चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं जब हम स्टैंडर्ड बेसिस में काम करते हैं। जब हम किस में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस में काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि लीनियर स्पैन ऑफ बी पूरा का पूरा वी आना चाहिए। चलो, इन दो एग्जांपल्स में तो हमने देखा कि ये लीनियर स्पैन कर रहे हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो लीनियर स्पैन ना करे। तो मान लो कि बेसिस अपने पास दिया हुआ है 1 0, और मान लो नहीं, इसे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं 1 7 और 2 14 दिया हुआ है, ठीक है, 2 14 दिया हुआ है। ये सबसे पहला स्टेप तो हम यही चेक करेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो C1 1 7 प्लस C2 2 14 इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0।
7c1 प्लस 14c2 इक्वल टू 0। जब हम कोफिशिएंट्स को सेम बनाने जाएंगे तो c1 और c2 तो दोनों ही मतलब दोनों इक्वेशंस ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। और क्लियरली जैसे कि अगर मान लो c1 की वैल्यू मैंने -2 रखी, c2 की वैल्यू 1 रखी, देखो c1 को -2 पुट करके -14 बन जाएगा, -14 प्लस 14 इंटू 1, 0 आ गया ना ये तो, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास c1 और c2 ये नॉन जीरो नंबर्स आ गए, c1 और c2 नॉन जीरो नंबर्स आ गए, देयरफॉर ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट था, देयरफॉर ये बेसिस नहीं बनाएगा, ये बेसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे बेसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बेसिस चेक करना होता है और आपको बेसिस पता होना चाहिए कि किसका बेसिस क्या बनेगा। जैसे इसके बाद एक डायमेंशन की डेफिनेशन आती है अपने पास। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स बेसिस में होते हैं, बेसिस में होते हैं, वो डायमेंशन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डायमेंशन होते हैं। जैसे अपना आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर के बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे? बेसिस में हमेशा 2 वेक्टर्स होंगे, तो आर स्क्वेयर का जो डायमेंशन है वो कितना होगा? 2 होगा। अगर हम आर क्यूब की बात करें, आर क्यूब का जो बेसिस है उसमें कितने वेक्टर्स होंगे? 0 0 1। तो इसका डायमेंशन कितना बनेगा? इसका डायमेंशन 3 बनेगा। सिमिलरली आर की पावर 4 का डायमेंशन 4 बनेगा, आर की पावर n का डायमेंशन कितना बनेगा? n बनेगा। तो ये इस तरीके से आर स्क्वेयर का डायमेंशन, आर क्यूब का, आर की पावर 4 का, आर की पावर n का, ये सारे अपने पास डायमेंशंस आ गए। इसके अलावा कुछ और वेक्टर स्पेस है। कुछ और वेक्टर स्पेस कौन कौन सी हैं? कुछ और वेक्टर स्पेसेस में आपके पास सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के होते हैं। किसके होते हैं? पॉलिनोमियल्स के। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल्स का जो बेसिस होता है वो। ठीक है, फिर अपने पास मैट्रिसेस आती हैं। मैट्रिसेस का बेसिस क्या होगा? ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास मैट्रिसेस में स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इवन यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बनते हैं। तो पॉलिनोमियल्स और मैट्रिसेस का जो बेसिस है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।